एक तारीख है 11 मार्च 2024 और दूसरी तारीख 3 जनवरी 1964। फासला 60 सालों का है, लेकिन इन 60 सालों में कैसे एक पार्टी की सोच समझ और सियासत कैसे और क्यों बदल गई। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर आते हैं हम सीधे बिना किसी भूमिका के एक और तारीख 3 जनवरी 1964 पर। उस दिन श्रीनगर के हजरत बल में सिर्फ एक पवित्र अवशेष चोरी हो गया था। तब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वहां की धरती हिंदुओं के खून से नहा गई थी। इस कत्लेआम से आहत और द्रवित देश के तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने संसद के भीतर दो टूक कहा था कि भारत उन लोगों के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता जो हमारा हिस्सा थे, जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते हैं, जो हमारे रिश्तेदार और दोस्त हैं। हम उनके कष्टों, यातनाओं और उन सभी चीजों से मुंह नहीं मोड़ सकते जिनसे वो वहां गुजर रहे हैं। और अगर उन्हें पाकिस्तान में सांस लेना असंभव लगता है और अगर वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो हम उनका रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे पास उनसे यह कहने का साहस नहीं है कि तुम पाकिस्तान में ही रहो और तुम्हारा कत्ल किया जाता रहे। नंदा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा था कि भारत 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते को तो लागू कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। तब पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई के बारे में नंदा ने यह भी कहा था कि इनको इस समय वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। खास बात यह है कि तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद के अंदर बैठे थे और अपने गृह मंत्री की बात तो ये ध्यान से सुन रहे थे। यही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में जो भाषण दिया उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने उन भाइयों और बहनों के बारे में भी सोचते हैं जो राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे अलग हो गए हैं, और हमने जो आज़ादी पाई है वर्तमान में वो नाखुश होकर साझा नहीं कर सकते हैं। वे हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम उनके अच्छे और बुरे भाग्य में समान रूप से भागीदार होंगे। अब सवाल यह है कि नेहरू के अनुयायियों और उनके वंशज ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय लेके इस दस्तावेज को बिल्कुल भूल ही गए हैं। वरना अगर उन्हें यह याद होता तो सीए के इस समय लागू होने पर कांग्रेस कभी इस तरीके की बेहूदी प्रतिक्रिया ना देती। जमीन से तो कांग्रेस कटी ही है, खुद के अतीत से भी जैसे उनका कोई वास्ता नहीं रह गया। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई के लेख में इन बातों को विस्तार से कहा गया है। वैसे हम यहां उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिसकी सरकार में कभी गृह मंत्री नंदा ने 1964 में जो भी हुआ था अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन अब इस्लामिक देश में अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए लाए गए सीए कानून की सबसे मुखर विरोधी कांग्रेस है, और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उससे जितना बन पड़ रहा है इसका विरोध कर रही है। इस दौरान उसे भारत की एकता और अखंडता की भी जैसे चिंता नहीं रह गई है। जबकि दूसरी तरफ गृह मंत्रालय पहले से ही बार बार ये स्पष्ट करता रहा है कि सीए धर्म के आधार पर ना कोई भेदभाव करता है, ना ही ये कानून किसी भी भारतीय नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी नागरिकता को प्रभावित करता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये कानून सिर्फ उन लोग के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न सह रहे थे। उनके पास भारत के अलावा दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है जहां वो शरण ले सके। अमित शाह अगर ये दावा कर रहे हैं तो अपनी तरफ से नहीं, बल्कि इस कानून के आधार पर, दर्ज दस्तावेजों के आधार पर। लेकिन देश भर में सीए कानून लागू होने के बाद जिस तरह बड़ी संख्या में लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में उतरी हुई हैं। वैसे भी इस समय चुनाव है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां एकमुश्त मुस्लिम वोट बैंक को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने के लिए लगी हुई हैं। विपक्षी पार्टियां सिर्फ विरोध के लिए, विरोध की राजनीति और रणनीति के तहत काम कर रही हैं। ऐसे में ऐसा सवाल जरूर उठता है कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जब यह साफ दर्ज है कि कानून से भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो उनकी नागरिकता प्रभावित नहीं होती, जिस पे सिर्फ अफवाहों के आधार पर मुस्लिम समुदाय को बरगलाने का क्या मतलब है। अब यह भी सवाल उठता है कि सीए की सबसे बड़ी विरोधियों में से एक कांग्रेस जब इसका विरोध करती है तो यह सवाल और जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यह मामला सीधे देश की एकता और अखंडता से जुड़ा है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति के लिए विरोध की रणनीति अपनाए हुए है, तो देश के सामने ये लाना जरूरी है कि जिस कानून का भय दिखाकर कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को भयभीत कर रही है, उससे पर्दा उठना चाहिए कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और हमारे पास इन मामलों से जुड़े
ऐसे जानकारों की ऐसी जानकारियां मौजूद हैं जिसे यहां बताना जरूरी हो जाता है। रशीद किदवई की तरह ही देश में तमाम मुस्लिम स्कॉलर, लेखक, विद्वान हैं जो दो टूक शब्दों में कहते रहे हैं कि सीएए से भारतीय मुस्लिमों की ना तो नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा और ना ही उन्हें इससे कोई नुकसान होगा। इसके लिए उन्होंने तमाम तर्क भी दिए हैं, जैसे उनका यह कहना कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ जस्टिस से लेकर तमाम बड़े और संवैधानिक पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहे हैं और हैं, जबकि भारत के तीनों पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत कितनी बदतर है यह क्या बताने की जरूरत है। उनका यह भी कहना है कि भारत ने अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर जो वादा किया उसे हमेशा निभाया, तभी भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी 25 से 30% तक बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% से घटकर मात्र 7% रह गई और उसमें भी हिंदू आबादी तो सिर्फ 2% रह गई है। यही नहीं, जहां तक बात सामान्य और मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता लेने की, तो नागरिकता अधिनियम की धारा 6 दुनिया में कहीं के भी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता और वो मौजूदा कानूनों के तहत उसके लिए आवेदन कर सकता है। वैसे भी अतीत में जब युगांडा, श्रीलंका या 1971 में जब बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता दी गई, तब भी धार्मिक आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। फिर आज अगर कोई इस आधार पर सवाल उठाता है, कहीं कहीं एजेंडे या षड्यंत्र की बू आती है। वैसे भी भारत की संस्कृति सदा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। उस पर भरोसा रखते हुए कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की ओर से सीएए को लेकर विरोध जो किया जा रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए खुद मुसलमानों को ही आगे आना पड़ रहा है और इस षड्यंत्र को पहचान भी रहे हैं और इसको बताया भी जा रहा है। मैं बुलंद भारत टीवी से राजकिशोर, ताकत आपकी।